इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस बहुत सारे आपने किए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं। तो हम करने जा रहे हैं, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गिडू वैन रोसम है उसका आंसर। तो विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट? ऑल द मेंशनड। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, तीनों के तीनों टाइप के प्रोग्रामिंग ये सपोर्ट करता है। जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, फाइल, उस पाइथन फाइल प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या रहता है? तो यहाँ पर रहता है .py। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड? ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? अगर हमने कोई कोड लिखा पाइथन में, उसके बाद अगर हमें उसका इसके अंदर, जैसे इफ़ के अंदर हमें कोड लिखना है, तो हमें थोड़ी सी इफ़ के नीचे वाली जो लाइन है उसको आगे स्पेस देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन के ज़रिए से ही वो ऊपर वाली लाइन का एक ब्लॉक ऑफ कोड बनता है। तो अगर हमने इफ़ लिखा है, उसके साथ ही नीचे वाली लाइन पे उसी जगह पे लिखेंगे जैसे इफ़ लिखा हुआ है, तब वो उसका ब्लॉक नहीं बनता है। तो पाइथन में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से एक ब्लॉक ऑफ कोड ऊपर वाली लाइन का नीचे वाली सारी लाइंस उसके अंडर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। सो इंडेंटेशन के ज़रिए से ही जो हम स्पेस देते हैं, तो उसके ज़रिए से ही वो उसका ब्लॉक बन जाता है, उसका कोड सब कोड बन जाता है उसकी नीचे वाली। तो उसके बाद है कमेंट। कमेंट हो गया जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वीबी में, उसमें डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। जैसे लाइन ऑफ कोड हमने पाइथन में कोई चीज़ लिखा, तो उसके बारे में हम लिखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, तो उसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट कैसे बन जाता है? हम उस लाइन के आगे हैश लगाते हैं। हैश लगाने से क्या होता है, वो लाइन जो आपने टेक्स्ट लाइन लिखी है, जो कुछ भी आप लिखोगे, वो रन नहीं होती है। तो जब हम प्रोग्राम इन्हें पाइथन में कंपाइल करते हैं या उसको रन करते हैं, तो जहाँ पर जिस लाइन के आगे हमने हैश लगाया है, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है, उसको हम कमेंट बोलते हैं पाइथन में। तो लेकिन सिंगल लाइन, अगर हमें और एक लाइन कमेंट बनानी है, तो उसके आगे भी हैश लगाना होता है। ये जो कमेंट होते हैं पाइथन में, ये दो तरीके के कमेंट होते हैं, एक तो सिंगल लाइन होती है, दूसरी मल्टी लाइन होती है। तो आगे मैं आपको मल्टी लाइन भी दिखाऊंगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस इन पाइथन। अगर आपने पाइथन प्रोग्राम में कोई एक्सप्रेशन लिखा, जैसे x इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 3 स्क्वायर 2 लिखा है, तो ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा? तो हमने तो मैथ में पढ़ा होगा, सो बॉड मॉस। तो बॉड मॉस मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? पहले बी मीन्स ब्रैकेट्स ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये सीक्वेंस है। जो कुछ भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें ऑपरेशंस किस सीक्वेंस में होंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस। तो यहाँ पर है पाइथन में, पहले पैरेंथेसिस अगर होगा तो पैरेंथेसिस वाला एग्जीक्यूट होगा। फिर जब एक्सपोनेंशियल होगा, अगर जैसे 2 है, तो वो एग्जीक्यूट होगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर सेम ऑपरेशन होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम सीक्वेंस है, तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की सेम प्रायोरिटी है या प्रेसिडेंस है, तो जो लेफ्ट से और राइट की तरफ, हमारे हमारे लेफ्ट से और राइट की तरफ जाएगा ऑपरेटर, तो वो जो लेफ्ट में पहले आता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम इसको इस तरह से शॉर्टकट में याद रखते हैं, पेमदास, PEMDAS। तो P मीन्स पैरेंथेसिस, E मीन्स एक्सपोनेंशियल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये शॉर्टकट याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रखते हैं PEMDAS। तो इस तरह भी हम इसको याद रख सकते, पेमदास। ठीक है, पेमदास के ज़रिए से भी हम इसको सीक्वेंस की इसकी याद रख सकते हैं। ये जो हमारा एक इंस्टॉल होता है, जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पर एक टर्म है PIP,
PIP का मतलब क्या है? प्रिफर्ड इंस्टॉल प्रोग्राम। तो ये वैसा इंस्टॉल प्रोग्राम जिसमें हम फिर पाइथन का कोडिंग लिखते हैं, सो उसको हम बोलते हैं PIP, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रंकेशन, रिमूविंग डेसिमल पॉइंट। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे 10/3, इसमें जब हम डिवाइड करते हैं मे बी इसमें पॉइंट का वैल्यू साथ आ जाए आउटपुट में, लेकिन हमें पॉइंट का वैल्यू नहीं चाहिए, पॉइंट का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वो डिस्कार्ड करना है, जिस डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। तो कौन सा डिवाइज़र है हमारे पास? फॉरवर्ड स्लैश। हमारे पास ये भी डिवाइज़र है और ये भी डिवाइज़र है, ये 3 डिवाइज़र हमारे पास है जिनके ज़रिए से हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हम परसेंट लगाते हैं, ये डिवाइड करता है लेकिन आंसर में रिमाइंडर देता है, इसको मॉडुलस कहते हैं। तो परसेंट इज़ द मॉड्यूलस जिससे हम डिवाइड करते हैं, लेकिन आंसर में हमेशा रिमाइंडर निकलता है। हमारे पास 2 डिवाइजर्स है, एक तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, दूसरा है डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये दोनों डिवाइड करते हैं लेकिन आंसर में हमेशा कोफिशेंट देते हैं। तो अगर आपको ये वाला डिवाइस किया होगा तो आपका जो आंसर है वो पॉइंट में भी देगा, लेकिन अगर अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश 2 बार दे दिए और डिवाइड किया किसी भी नंबर को नंबर से, तो अगर वहाँ पर पॉइंट आएगा तो वो पॉइंट रिमूव करता है। सो ये डेसिमल रिमूविंग पॉइंट जो हमारा डिवाइज़र है वो 2 बार ही फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनवैलिड वेरिएबल। जब भी हम पाइथन में वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वो पहला अल्फ़ाबेट जो उस वेरिएबल नाम का होना है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और कोई ना सिंबल ना न्यूमेरिक। तो जैसे यहाँ पर अब बोलता है बताओ कौन सा नाम जो यहाँ पर है जो गलत है, तो अंडरस्कोर भी दे सकते हैं अगर वेरिएबल का नाम है जिस वैलिड नेम, लेकिन पहला जो है उसका कैरेक्टर वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई कि दिस वेरिएबल नेम इज़ ए इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो जब भी पाइथन में है वेरिएबल के जैसे x इज 10, जो x है ये वेरिएबल है, और वहाँ पर किस तरीके से हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, _1 अगर हम लिखेंगे यहाँ पर _1 तो ये वैलिड है क्योंकि पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर भी वैलिड है। यहाँ पर पहला कैरेक्टर जो है अल्फ़ाबेट f है, यहाँ पर पहला जो कैरेक्टर है वो m है। तो यहाँ पर आप देखो इसमें ही जो फर्स्ट है इसमें पहला जो है कैरेक्टर वो न्यूमेरिक है, इस वक्त ये वैलिड वेरिएबल नंबर है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ना ही हम स्पेस दे, जैसे आपने देखा फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये तो ठीक है, लेकिन 1 से ये गलत हो गया क्योंकि स्पेस तो अलाउड नहीं है वेरिएबल का नाम। तो दो चीज़ें अलाउड नहीं है। पहला जो है कि वहाँ पर जो है जो पहला कैरेक्टर है वो हमें न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, और जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो बीच में कभी भी आप स्पेस नहीं रख सकते हैं। स्पेस के बदले क्या दे सकते हैं? अंडरस्कोर। ये है वैलिड वेरिएबल का नाम। तो बट दिस इज द इनवैलिड, इस वजह से बी इज द आंसर। ठीक है। तो उसके बाद जब भी हम प्रेसिडेंस देखते हैं, अभी हमने देखा कि जो कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जो इवेल्युएशन मेथड होगा, जैसे x इज इक्वल टू 1+2 × 3 × 4 × 5 जो कैसे होता है, उसमें से कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, इसमें कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो वो अभी हमने पेमदास दिखा, PEMDAS। तो यहाँ पर लेकिन अगर सेम है प्रायोरिटी, सेम मतलब हो गया अगर उनकी सेम, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो उसमें से कौन सा फिर एडिशन होगा पहले कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो वहाँ पर जैसे हमने लिखा है यहाँ पर x इज इक्वल टू a+b−c, तो एडिशन की प्रेसिडेंस मगर एवेलुएशन और माइनस की प्रेसिडेंस ये सेम है, तो एग्जीक्यूट कौन होगा, एडिशन होगा पहले कि सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन वहाँ पर रूल है लेफ्ट टू राइट, तो आपके लेफ्ट साइड में कौन सा है, तो हमारे लेफ्ट साइड में प्लस है, पहले a+b होगा, उसमें जो रिजल्ट होगा उसके बाद c के साथ वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर सेम प्रेसिडेंस है उस वक्त रूल क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो इस तरह से हम ये मल्टीपल चॉइस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, प्रिंट क्या करना है, x स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है रेज पावर, x रेज पावर y, सो इट मीन्स y रेज पावर 2। ठीक है।
तो ये हो गया 6 का रेज पावर 2, 6 6 36, तो जहाँ पर 36 है यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर भी 36 है और यहाँ पर भी, तो करेक्ट आंसर इज है 36। लेकिन उसका सेकंड पार्ट है x डिवाइड बाई वाई, लेकिन ये कौन सा है, यहाँ पर जो डिवाइड होता है ये कोफिशिएंट देता है लेकिन उसमें पॉइंट का वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, तो जो ही आप x को डिवाइड बाई 2 से करेंगे आंसर क्या निकलेगा, तो दैट वुड बी 3 न कि 0। ठीक है, तो हमारा आंसर है ये 36। तो x को डिवाइड करेंगे, इसमें पॉइंट का वैल्यू नहीं आता है, ये रिमूव करता है उस पॉइंट को, तब जाके आउटपुट देता है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पर अपनी दो चीज़ें लिखी, स्टार स्टार का मतलब क्या है, रेज पावर, x रेज पावर y, फिर x डिवाइड, डिवाइड क्या होता है, ये डिवाइड करता है x को y से, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस कि जो पॉइंट का वैल्यू आता है वो आंसर में नहीं देता है। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि सेम प्रेसिडेंस लेवल किसकी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की सेम प्रेसिडेंस है। तो जैसे आपने देखा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तो सेम प्रेसिडेंस, लेकिन इसमें लगाया है एडिशन, तो ये आंसर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो सेम है, और यहाँ से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम, तो ये आंसर नहीं है। ना ही एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रियोरिटी सेम है या प्रेसिडेंस सेम है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता खाली तो उसका आंसर सेम प्रेसिडेंस लेवल है, लेकिन यहाँ पर खाली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है जो इसका आंसर है। Operators used in Python to check if the two values or variables are located on the same part of the memory or not। तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स है, तो हम वो दो ऑपरेटर्स क्या है, इज और दूसरा कौन सा है, इज नॉट। तो ये क्या देखता है, उसको बोलते हैं दीज आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन में क्या देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ सेम मेमोरी लोकेशन पर है, तो वो कौन कर चेक करता है, यस इज़। अगर इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर हम लगाएंगे, वो क्या चेक करता है, ऑपरेटरों की जो डेटा है वो क्या सेम मेमोरी लोकेशन पे है या नहीं है। इज़ नॉट इज़ अनदर आइडेंटिटी ऑपरेटर जो वेरिएबल के वैल्यू को चेक करता है कि उनका वैल्यू सेम मेमोरी लोकेशन पे है कि नहीं। तो वो कौन से ऑपरेटर्स है, दीज आर टू ऑपरेटर्स आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, सो ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन टू चेक इफ द टू वैल्यूज आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ मेमोरी। सो लोकेटेड एट द सेम पार्ट ऑफ मेमोरी, वो कौन करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन कौन सा हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज है और इज नॉट है। ठीक है, तो डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ टू और मोर गिवन कंडीशंस आर ट्रू और नॉट। ठीक है, सो ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है। देखो पहले हम चेक करते हैं, मॉडुलस जो है वो हमेशा दो नंबरों को डिवाइड करता है और आंसर में रिमाइंडर देता है। सेकंड जो हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर, वो हमने अभी पढ़ा, इज़ एंड इज़ नॉट, वो क्या करते हैं, वो ऑपरेटर के वैल्यू को चेक करते हैं क्या वो सेम मेमोरी लोकेशन पे है, तो ये भी तो है नहीं। उसके बाद हमारे पास और एंड रहता है, ये दो ऑपरेटर्स है, ये चेक करते हैं, क्या करते हैं, दोनों चेक करते हैं इफ़ टू और मोर गिवन कंडीशन आर टू और ट्रू और नॉट। ठीक है, लेकिन और में हमेशा क्या होती है, इसने लिखा यहाँ पर टू, कम से कम दो कंडीशंस। तो एंड में हमने देखा कि अगर इसकी कंडीशन एक 1 है और दूसरी भी कंडीशन 1 है, दैट मीन्स टू वैल्यूज आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो और ऑपरेटर होता है, यहाँ पर जो और ऑपरेटर होता है वो हमेशा चेक करता है वन चेक इफ वन कंडीशन इज ट्रू। तो और में हमें एड में हमेशा क्या होता है, वहाँ पर दोनों दैट मीन्स टू कंडीशन ट्रू होने चाहिए। एंड में हमेशा जब आउटपुट निकलता है तो हमेशा वो दो कंडीशन को चेक करता है, तो उसकी वजह से उसका आउटपुट क्या निकलता है, ट्रू और फॉल्स। लेकिन और में क्या होता है, और में वो एक ही कंडीशन को चेक करता है, अगर एक कंडीशन कोई भी एक कंडीशन वहाँ पर ट्रू होगी तो वहाँ पर आंसर ट्रू निकलता है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पर एंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है चेक इफ टू और मोर, एक दो या दो से ज़्यादा
वो वही ऑपरेटर है, दैट्स कॉल्ड द एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेशन में हमेशा ये दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आउटपुट ट्रू निकलता है। और में कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर होता है चेक इफ वन और मोर गिवन कंडीशन, तो वहाँ पर एंड नहीं लगता, वहाँ पर और का आंसर होता। आई होप कि आपको एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। उसके बाद हाउ मेनी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर देयर इन पाइथन, को कितने ऑपरेटर्स है, दैट्स इज एंड नॉट, तो आंसर इज 2। तो ऑपरेटर यूज टू चेक इफ द टू वैल्यूज आर नॉट आइडेंटिकल, सेम कौन नहीं है, तो किसे हम चेक करते हैं, ना ही एंड, ना ही इज, ना ही नॉट। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉलोज बना देता है, फॉलोज को ट्रू बना देता है। इज नॉट इज द ऑपरेटर जिससे हमें पता चलता है कि कौन से दो वैल्यूज मेमोरी में सेम नहीं है, सो इज नॉट। तो यहाँ पर इज क्या करता है, इज चेक करता है सेम, तो इज नॉट क्या करता है, सेम नहीं है। सो आपको हमेशा लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर नॉट लिखा था, नॉट की वजह से आंसर इज नॉट आ गया। अगर नॉट नहीं होता, वहाँ पर खाली आइडेंटिकल होता, तो उस वक्त हमारा आंसर इज होता। तो इज से हम दो वेरिएबल को वैल्यूज कुछ आइडेंटिकल चेक करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे इन ऑपरेटरों को। सो डैश ऑपरेटर्स आर यूज टू इवेलुएट टू और मोर कंडीशंस, ठीक है। रिलेशनल क्या करता है, कंपैरिजन करता है, ठीक है, वो इवेलुएट नहीं करता है, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करते हैं या इवेलुएट को करते हैं, सो दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। So dash operator is used to check if value or variable is found in a sequence। अगर आपको देखना है भी कोई भी वैल्यू क्या उसके अंदर है, ठीक है, लेकिन फाउंड इन सीक्वेंस हमने चार किस्म के पढ़े। एक तो एरे होता है, ARRAY एरे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस में कौन कौन आता है। सीक्वेंस में एरे आता है, लिस्ट आता है, टपल हमारे पास आता है, डिक्शनरी आता है, या हमारे पास स्ट्रिंग STRING, ये सब के सब किस में आते हैं, सीक्वेंस। तो हमने देखा कि एरे एक ऑब्जेक्टिव आया था, क्या एरे जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं, नो। एरे हमेशा जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज जो उसके अंदर होते हैं वो हमेशा सेम टाइप के होंगे। अगर इंटीजर है तो खाली इंटीजर से रखेंगे, अगर फ्लोट है तो खाली फ्लोट ही रखेंगे। दैट मीन्स अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक रख सकते हैं, अगर कैरेक्टर्स है तो खाली कैरेक्टर्स रख सकते हैं। उनमें न्यूमेरिक और कैरेक्टर्स मिक्स करके नहीं रख सकते, किस में, एरे में। बाकी जितनी भी ये है इस ये तीन है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनमें हमेशा हम मिक्स ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं। और स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मेरा नाम है मुश्ताक, सो इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मुझे देखना है कि क्या इसमें एस है, ठीक है, या डिक्शनरी में कोई वैल्यू है, या टपल में कोई वैल्यू है, इट दैट कंटेन्स दैट वैल्यू, और लिस्ट और एरे, वो कैसे हम देख सकते हैं। हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम इन है। इन से हम क्या देखते हैं, क्या वैल्यू उस एरे में है, क्या वो वैल्यू लिस्ट में है, क्या ये वैल्यू टपल में है, क्या ये वो वैल्यू डिक्शनरी में है, या क्या वो वैल्यू स्ट्रिंग में है। जैसे मैं करूँगा इन एस, तो ये मुझे स्ट्रिंग में ट्रू आंसर देगा, दैट एस कंटेन्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और यूर नेम इज ऑल्सो द ये क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग। तो दीज आर कॉल्ड द सीक्वेंस, जहाँ पर ग्रुप ऑफ वैल्यूज हम रख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द सीक्वेंस। तो आप बताता है क्वेश्चन, ऑपरेटर बता दो कौन सा चेक करता है कि हमारा वैल्यू या वेरिएबल इज फाउंड इन द सीक्वेंस, उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो किससे करवाते हैं, इन। सो इन इज अ ऑपरेटर दैट यूज टू चेक द वैल्यूज और वैल्यूज इन ए सीक्वेंस, फाउंड इन ए सीक्वेंस के मैंने आपको बता दें, दीज आर द नेम्स ऑफ द सीक्वेंस जो हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। एरे तो इस्तेमाल अब नहीं करते हैं, बिकॉज उससे बेटर है हमारे पास लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। सो नॉट इज द एंड ऑपरेटर, इसके लिए नहीं लगता है, एंड भी नहीं लगता है, और इज भी नहीं लगता है। इज किस में लगता है, अगर हमें देखना है कि सेम मेमोरी में डेटा आइडेंटिकल है,
तो ये था हमारा ये ऑब्जेक्टिव। उसके बाद operators are used in Python to check whether a value or variable is found in a sequence। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से सीक्वेंस में है, हमारे उन सीक्वेंस क्या बोलते हैं उनको, हमारे पास स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, सेट भी है, और उसकी अलग डिफरेंस हम पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस क्या है, और डिक्शनरी है। ये चारों के चारों क्या है हमारे पास, ये चारों के चारों हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। इनका नाम क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो स्ट्रिंग उसको भी मेंबरशिप कहा जाता है, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, इन सब को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस में है कि नहीं। तो इन सब ऑपरेटरों को क्या कहा जाता है, डिक्शनरी ऑपरेटर्स, या सेट, या टपल, या लिस्ट, या स्ट्रिंग। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड मेंबरशिप इन पाइथन। तो याद रखा, सेट, ये सारे हमारे इनकी डिफरेंसेस क्या है आपस में, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो उसके बाद ऑपरेटर्स टू चेक इफ द वैल्यू और वैल्यूएबल इज नॉट फाउंड, इज नॉट है अब। ठीक है, इससे पहले था हमारा इज, वो हमने बताया इन। सो इन ऑपरेटर जो है, इसे हम चेक करते हैं कि वो उस सीक्वेंस में है कि नहीं। अगर हमें बताना है इसका अपोजिट, अगर उसमें नहीं है तो यहाँ पर लगा हुआ इज नॉट, तो आप इसको चेक करेंगे। ऑपरेटर जो हमारे पास नॉट इन है, इससे पहले इन था, अब उसका अपोजिट है नॉट इन। ये जो इन है, ये भी ऑपरेटर है जिससे हमें पता चलता है कि वो करता है फाउंड, उसमें नॉट नहीं आता है, इज फाउंड इन द सीक्वेंस, तो उसके लिए इन लगता है। अगर हमें नॉट नहीं है, वो उसमें नहीं है, तो हम उसके लिए ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं नॉट इन। सो नॉट इन इज द अपोजिट ऑफ द इन ऑपरेटर। सो इज एंड इज नॉट इज हैविंग द अदर इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उसे हमें चेक करते हैं कि वो उसमें है। ठीक है, क्या उसकी में कहाँ पर, उसमें सेम मेमोरी लोकेशन में। ये मेमोरी लोकेशन वाला नहीं है, ये क्या करता है, वैल्यू चेक करता है। ये इज एंड इज नॉट क्या चेक करते हैं, ये मेमोरी में है, सेम मेमोरी में है कि नहीं। ये इसका दूसरा मे क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो मुझे बताओ नॉट इन और इज नॉट और इज में क्या फ़र्क है। तो ये जो इज एंड इज नॉट है, ये चेक करते हैं वैल्यूज़ क्या वो सेम मेमोरी लोकेशन पे है कि नहीं। लेकिन इज एंड इज नॉट, नॉट इन क्या करता है, इन या नॉट इन क्या करता है, ये चेक करता है वैल्यू, ना कि मेमोरी। ये वैल्यू चेक करता है उसमें है, किसमें, ये स्ट्रिंग की बात हो सकती है, लिस्ट की बात हो सकती है, टपल की बात हो सकती है, सेट की बात हो सकती है, और डिक्शनरी की बात, क्या वो उसमें अवेलेबल है, हो गया इन। उसमें अवेलेबल नहीं है तो कहते हैं नॉट इन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। Dash operators are is used to check if the two variables are not identical। ठीक है, वो सेम नहीं है, तो that's called is not। तो which of the following defines a variable। वेरिएबल अभी हमने देखा कि वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं पाइथन में। तो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल का जो नाम होता है, पहला स्टार्ट इन न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, और उसमें स्पेस इज़ नॉट अलाउड। स्पेस के बदले क्या रख सकते हैं, अंडरस्कोर। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल हमने ले लिया, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू BHS। ये तो BHS तो इक्वल तो ठीक है, लेकिन वेर और नेम के बीच में स्पेस है, सो दैट्स नॉट अलाउड। इसी तरह स्ट्रिंग, यहाँ पर स्पेस है, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पेस इज नॉट, अगर यहाँ पर अंडरस्कोर होता दोनों जगह, तब ये दोनों भी कैरेक्टर, तब आंसर क्या आता, नेम ये खाली है, इसके पास कोई नेम इज इक्वल टू BHS, ये तो कैरेक्टर है। लेकिन अगर यहाँ पर भी अंडरस्कोर होता, इन दोनों के बीच में यहाँ पर अंडरस्कोर होता, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पर भी अंडरस्कोर होता, तब आंसर क्या था, ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर दोनों में स्पेस है, स्पेस इज नॉट अलाउड, दैट्स वाई कि बोथ, ये जो ऊपर में नाम है ये कैरेक्टर। लेकिन अगर ये साथ साथ होते, यहाँ पर इस तरह ये साथ साथ होते, स्पेस भी नहीं होती, ये साथ साथ होता, तो तीनों के तीनों ये कैरेक्टर थे। क्योंकि इसमें
स्पेस इंक्लूडेड, स्पेस के बदले अगर अंडरस्कोर होता वो ठीक था, या साथ साथ ये लिखा जाता तब भी वो भी ठीक था, लेकिन स्पेसेस आर नॉट अलाउड टू डिफाइन द वेरिएबल नेम। सो द करेक्ट आंसर इज नेम इज इक्वल टू BHS। हमारे पास एक फंक्शन है जिससे हम चेक करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। ठीक है, सो टाइप से हमें पता चलता है कि जैसे i इज इक्वल टू ट्रू, ये किस टाइप का है। i वेरिएबल अब वो है किस टाइप का है, वो बूल टाइप का, बोलियन टाइप का है, क्योंकि हमने i को वैल्यू क्या दे दिया, ट्रू। i इज इक्वल टू ट्रू या i इज इक्वल टू फॉल्स। तो अगर हम किसी का वैल्यू ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं, उसका मतलब है वो बूलियन है, क्योंकि बूलियन वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं कि इसका डेटा टाइप कौन सा है। i इज इक्वल टू ट्रू, तो आंसर हमें आना चाहिए बूल। बूल मीन्स बूलियन। तो वो कैसे, किस फंक्शन से हम करते हैं, तो हमारे पास फंक्शन है टाइप। तो टाइप इज द फंक्शन, हमें पता चलता है कि वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप है। तो आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ है। ठीक है, तो लिस्ट या डिक्शनरी या इस तरह से बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं डिफरेंट, अभी तो हमारे पास सेट है एक सेट 1 है, तो ये सेट बन गया है। इसके अंदर सेट कैसे बन गया ये, बिकॉज इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एंड दोज आर एनक्लोज्ड विद द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट से क्या बनता है, ये एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बनता है। ठीक है, अंडर द सेम नेम S1। Now the S1 is the set that contains many values that's like 1, 2, 3 and 4। तो ये सेट कैसे बनता है, तो इसके इर्द गिर्द क्या लगा है, करली ब्रैकेट। तो सेट 1 है और सेट 2 है। ठीक है, ये दो आउटपुट्स आपको बताने, प्रिंट S1 एंड। जब इनके बीच में एंड होता है, एंड का मतलब ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। जैसे मैथ में आपने बहुत सारी पढ़ा होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन है ना, वो सारे ऑपरेशन। तो एक सेट 1 में जिसमें है 1 2 3 4, दूसरे सेट में इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है बताओ कॉमन वैल्यू दोनों में कौन है। तो अगर आप इन वैल्यू को देखेंगे, 4 इज अवेलेबल इन S1 एज वेल एज S2, सो आंसर वुड बी C। राइट, सो इंटरसेक्शन जो एंड ऑपरेशन होता है सेट 1 में और सेट 2 में, तो हमेशा जो आंसर आता है वो किस में आता है, इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज डिस्प्ले होता है, तो उसके लिए एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ करेक्ट, बोथ A एंड B ऑफ करेक्ट। क्या, द वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। ठीक है, ये करेक्ट है। अगर आपको वेरिएबल का नाम रखना है तो स्टार्टिंग में डिजिट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम्स इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। अगर आपने कैपिटल में रखा है, केस सेंसिटिव क्या होता है, इट इज़ आइदर आपने कैपिटल में रखा है या स्मॉल लेटर में रखा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। अगर आपने कैपिटल रखा है तो फिर आप प्रिंट में कैपिटल नहीं लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल हमेशा जो होते हैं वो केस सेंसिटिव। अगर आपने किसी का वेरिएबल कैपिटल में रखा है तो आगे भी आपको इस्तेमाल कैपिटल से ही करना है। अगर आपने स्मॉल में रखा है वेरिएबल का नाम, आगे आपको उसका स्मॉल में ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अंडरस्कोर। नहीं, अब जब आप वेरिएबल नाम रखना चाहेंगे आप अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल में जो रेस्ट्रिक्शन है, एक है कि स्टार्टिंग जो है वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल के बीच में कोई स्पेस इज़ नॉट अलाउड। लेकिन स्पेस के बदले हम अंडरस्कोर रख सकते हैं, या स्टार्टिंग से ही अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज दैट्स वाई कि पहला कैरेक्टर है और दूसरा भी कैरेक्टर है, तो इस तरह बोथ A एंड B आर करेक्ट। अच्छा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x है 10, y है 20। फिर आपने ऑपरेशन यहाँ लिखा है x कामा y, y कामा y, ठीक, इक्वल टू। सो इक्वल टू क्या होता है, असाइन वैल्यू करना। इट्स कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं। सो इक्वलिटी इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सीक्वेंस में होता है उसका वैल्यू उसके अंदर चला जाता है। x 10 है, y 20, तो लेकिन आपने क्या किया, x के अंदर कामा लगाया है, तो जो इक्वलिटी के बाद पहला होगा वो उसके अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू अब जो 10 था, अब उसके अंदर y का वैल्यू आ जाएगा।
उसके बाद सेकंड में है वाई, वाई का वैल्यू के अंदर अब x का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज आपने यहां पर किया, x का वैल्यू y को दे दिया, y का वैल्यू x को दे दिया। तो दिस हाउ वी राइट एक्सचेंज स्टेटमेंट इन पाइथन। तो ये होता है एक्सचेंज, ठीक है। तो एक्सचेंज आपने यहां पर कर दिया, x का जो वैल्यू था 10 अब उसके अंदर 20 चला गया, y के अंदर जो 20 था अब उसके अंदर x का वैल्यू चला गया, दैट मीन्स 10। सो एक्सचेंज या स्वैप इसको बोलते हैं, और आपने यहाँ पर स्वैप किया है, ठीक है। सो आंसर जो आउटपुट आएगा इसका, पहले 10 था 20 था, अब उसका रिवर्स में आएगा 20 एंड 10। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट जब हमें प्रोग्राम किया था पाइथन में, एक्सचेंज और स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रोग्राम। आपको इस तरह से लिखना है, तो यू दिस इज द आंसर ऑफ द 3 लाइन कोड फॉर एक्सचेंजिंग और स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इंट फंक्शन, इंट फंक्शन क्या करती है, वो हमेशा स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में या इंटीजर में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो पहला जो इंट फंक्शन है ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट करती है, लेकिन इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, जिसमें पॉइंट का वैल्यू नहीं हो। तो इंट फंक्शन इज द फंक्शन दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। जब 9%2 हम करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन परसेंट जो हमेशा है वो मॉड्यूलर है, तो वो मॉड्यूलस है, वो हमेशा रिमाइंडर को आंसर देता है, तो ये गलत है। तो 9/2, तो 9 जब भी 2 करेगा इसको इसको पॉइंट में वैल्यू आना चाहिए, तो दैट इज द आंसर इज, तो आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जैसे आप डिवाइड करके देखें तो। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइडर है हमारे पास वो है फॉरवर्ड स्लैश, ये 2 को डिवाइड करेगा तो आंसर में क्या देगा, कोफिशिएंट, दैट इज द 4। तो दैट्स वाई का आंसर इज हेयर, दिस इज द करेक्ट आंसर, इसी का करेक्ट आंसर है। तो परसेंट का मतलब क्या है, वो रिमाइंडर डिवाइड करके रिमाइंडर आंसर देता है, और ये जो डिवाइडर है सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, ये पॉइंट में देता है आंसर। तो यहाँ पर तो पॉइंट है नहीं, दैट्स वाई कि दिस इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑपरेटर रिटर्न का ट्रू में क्या करता है, एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब when the both values are 1 1, true true। तो एंड और में क्या होता है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तब जाके आउटपुट ट्रू निकलता है। यहाँ पर बोथ ऑपरेंड क्या होना चाहिए, ट्रू एंड ट्रू, तब जाके एंड ऑपरेटर ट्रू देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर चेक द इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेटर, जैसे आपको मुझे आपको बताना है, बताओ 10 इज इक्वल टू 10, अगर मैंने खाली क्या लगा दिया, इक्वल टू, इक्वल टू क्या, सिंगल इक्वल टू का मतलब है असाइन, 10 को आप 10 को असाइन कर लो, तो ये आंसर, ये तो पहले गलत ही है, ये हम पाइथन में नहीं लिख सकते हैं। अगर मुझे देखना है कि क्या, बताओ मुझे 10 इज इक्वल टू 10, तो इस तरह नहीं लिख सकते हैं, बल्कि आपको 2 इक्वल टू लगाने पड़ेंगे। ये चेक करते हैं इक्वलिटी को, क्या करते हैं, ये चेक करते हैं क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो अगर आपने सिंगल लगा दिया तब तो वो एरर है, ठीक है। पाइथन में सिंगल वो कब इस्तेमाल होते हैं, ये जो सिंगल है ये हम असाइनमेंट के लिए, a इज इक्वल टू 5, ये करेक्ट है, 5 का वैल्यू a को असाइन होगा। सो सिंगल इक्वल्ट इज यूज्ड फॉर टू असाइन द वैल्यूज। डबल इक्वल्ट जो है दैट इज यूज्ड टू चेक द इक्वलिटी, क्या दोनों वैल्यूज बराबर है, तो आंसर इज है डबल इक्वलिटी। ऑपरेंड्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर मे बी ऑफ विच टाइप, जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, विच इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स, अभी मैंने आपको बताया, उसमें है एंड है, और है, और नॉट है, ये तीनों की तीनों क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर जब हम ये ऑपरेशन करते हैं एंड और नॉट, वो किस टाइप पे ये कर सकते हैं, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, और स्ट्रिंग भी हो सकता है, तीनों के तीनों पर ये काम करेंगे, कौन से, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब के सब उसमें काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर विदाउट एरर, हाँ,
इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो आपको पता है जब हम इफ लिखते हैं लास्ट में कोलन देते हैं, ठीक है, कोलन देते हैं तब जाके करेक्ट है, कोलन नहीं है, दिस इज द मिस्टेक। उसके बाद इफ कंडीशन में हमेशा लेस देन, ग्रेटर देन, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। सो हमेशा जब कंडीशन देते हैं इफ़ में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर हम दे सकते हैं और साथ साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन में कभी हम असाइनमेंट देते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है, 18 जो है वो एज को असाइन करो वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन में वो इस्तेमाल, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर नॉट यूज्ड इन इफ कंडीशन। ये आपको याद रखना है कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये है ना वो ये सॉरी ये नहीं इक्वल टू, या हम नहीं लिख सकते हैं एज इंटू 18, एज डिवाइड 18, वो नहीं कर सकते हैं हम। तो दैट्स वाई कि हेयर इज असाइनमेंट ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड हेयर, दैट्स वाई, अदरवाइज कॉलन इन्हें दिया है वो करेक्ट है, तो लेकिन इक्वलिटी की वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है और साथ साथ इंडेंटेशन के लिए कोलन दिया है। सो कोलन से इंडेंटेशन होती है, नेक्स्ट लाइन इससे आगे आ जाती है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर इनकम है 1000, आप इसको टैक्स इज इक्वल टू 500, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे है, यहाँ से मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ये इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर देन 2000, इनकम कितनी है 1000 ही है, तो इनकम जो ये स्टेटमेंट गलत है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर जो पहला ट्रू नहीं होता है वो एल्स में चला जाता है, तो टैक्स इज इक्वल टू 0, तो इस वक्त आंसर जो होगा टैक्स में वो 500 नहीं होगा तो बल्कि 0 होगा। लेकिन अगर आपने दे दिया यहाँ पर, फिर फॉर एग्जांपल 3000 दे दिया आपने या 2000 दे दिया, ये भी गलत होता, इसमें भी टैक्स इज इक्वल टू 0 ही आता। लेकिन अगर आपने 2000 में भी 1 दे दिया, दैट इज द करेक्ट, वहाँ पर टैक्स का जो वैल्यू होता वो 500 आता है, बिकॉज की इनकम का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2000 है, ठीक है। तो दैट्स वाई कि वी आर गेटिंग हियर आंसर एज ए 0। what is true about the ELIF कीवर्ड, ELIF कीवर्ड हम कब वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इफ़ में। अगर आपको करना है, आपको लैडर इफ़ बनानी है, वहाँ हम इफ़ को और एक इफ़ कंटिन्यू करते हैं, उसके हम लिखते हैं ELIF। ELIF का मतलब है एल्स इफ़, इसका ये शॉर्ट में हम पाइथन में लिखते हैं ELIF, उसका मतलब क्या है एल्स इफ़। अब इसके बारे में ट्रू क्या है, it provides a convenient way to check one possibility out of several alternatives। if में हम बहुत सारे alternatives, if a is greater than b, if a is greater not greater than b, if तो हम क्या लिखते हैं, बहुत सारे alternatives लिखते हैं, तो इससे हमें बहुत सारे alternatives ऐड करने का मौका मिलता है। so it is a correct, all indented blocks have the same indent value। तो इंडेंट वैल्यू का मतलब क्या है, जो इफ़ के अंदर, इसके अंदर सारे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर इफ a इज ग्रेटर देन 10, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे थोड़ा सा लिखेंगे, तो ये इज इंडेंट वैल्यू x इज इक्वल टू 12, ठीक है। फिर अगर हम लिखेंगे और एक इफ़ मुझे, तो मैं क्या लिखूँगा ELIF, तो और एक इफ़ मैंने ऐड किया, b इज़ लेस देन 100, उसके आगे कोलन दे दिया, तो उसके आगे मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 80। तो ये जो इफ़ है इसके हमने कंटिन्यू किया, अगर ये ट्रू होता तो x का वैल्यू 12 बन जाता है, तो इसको दिस कॉल्ड इंडेंटेड वैल्यू, जो इसके अंदर आता है, क्योंकि ये सेम, अगर मैं इसको सेम स्पेस पे रख दूं यहाँ पर, अगर मैंने सेम रख दिया तो इफ़ के अंदर ये नहीं आता है, क्योंकि ये अलग लाइन है, ये फिर अलग लाइन है। लेकिन अगर मैंने जो ही स्पेस दे दी, ये इसका इंडेंट वैल्यू, एक कम से कम एक स्पेस एक्स्ट्रा देनी है,
उसको बोलते हैं इंडेंटेड वैल्यू, इंडेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब ये जो इफ़ है ये इसके अंडर आ गया। इसी तरह एल्स इफ मैंने लिखा, इसके अंडर ये आ गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इंडेंटिव वैल्यूज। तो अगर इफ से हम एल्स इफ से हम मल्टीपल और भी हम एल्स इफ नीचे रख सकते हैं, जितने भी एल्स अब आपका जब, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं। सो ऑल इंडेंटेबल आर इन द सेम इंडेंट वैल्यू, यस। जो आपने ये है ये इंडेंट वैल्यू ये सेम लेवल पे यहाँ पर आ जाता है, तब जाके ये इसका इंडेंटिव वैल्यू बन जाता है। सो दिस इज वन इंडेंटिव वैल्यू, दिस इज अनदर इंडेंटिव वैल्यू। तो अगर इसके आगे और एल्स इफ होगा, एल इफ होगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो भी सेम लेवल पे ही आ जाता है। एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल अदर एक्सप्रेशंस आर फॉल्स। अगर इसमें से इफ एल्स इफ, तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, तो लास्ट में जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सब के सब फॉल्स है, तो लास्ट में वो एल्स का इस्तेमाल होता है। लास्ट में एल्स के अंदर जो भी वैल्यू होगा, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ इसके आगे एल्स को इंडेंट करेंगे, एन इज इक्वल टू 0 हमने किया, तो ये इसके एल्स के अंदर हमने लिखा एन इज इक्वल टू 0, तो इसके आगे जितने भी इफ वैल्यूज है, एल्स इफ वैल्यूज है, उसका मतलब है वो सब के सब फॉल्स है, तो खाली फिर एल्स ही एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स के ऊपर जितने भी इफ एंड एल्स इफ होंगे, अगर वो सारे के सारे फॉलोज हो रहे हैं, तब जाके एल्स का वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव इज है। सो एल्स ब्लॉक इज इवेलुएटेड ओनली, तभी ये एग्जीक्यूट होता है, इवेलुएट होता है, जब इसके जितने भी एक्सप्रेशंस इसके आगे होंगे वो सब के सब क्या होंगे, फॉल्स, तभी जाके लास्ट में एल्स एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 34। बाकी पाइथन में वेरिएबल वो हमने पढ़ा, आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या है। यूनरी ऑपरेटर कैन बी यूज्ड ऑन मोर देन 3 ऑपरेटर्स, दैट्स फॉल्स। यूनरी ऑपरेटर्स हमेशा एक ही नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। यूनरी हो गया सिंगल बाइनरी, ठीक है, एक वन, जो हम हमेशा एक ही ऑपरेटर पे काम करता है, सो उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। सो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द नंबर, यस ट्रू। तो ये सब आप कर सकते हैं। सो पाइथन इज रिटन इन सी लैंग्वेज, यस, वो सी लैंग्वेज में बनाया गया है। इससे पहले लैंग्वेज आई थी जिसका नाम है सी लैंग्वेज। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट, ओके। सो इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, जब भी हम कोई वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, हमें उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा, तो x इज़ ए वेरिएबल जो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया 10 की वजह से। तो अगर हमने x को असाइन किया 10, तो ऑटोमेटिकली x डिक्लेयर हो जाता है एज ए इंटीजर वेरिएबल। अगर मैंने इसको लगा दिया 10.6, तो x ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है फ्लोट, क्योंकि पॉइंट का वैल्यू है। अगर मैंने x को दे दिया, जैसे डबल कोट्स में BHS दे दिया हमने, तो इसका मतलब है एक स्ट्रिंग बन गया ऑटोमेटिक, तो हमें इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन, यस दैट्स ट्रू। तो वो कैसे डिक्लेयर वेरिएबल होता है, जब हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड या डिक्लेयर्स। सो किसकी वजह से वो डिक्लेयर होता है, तो जिस टाइप का वैल्यू आप उसको दे दोगे, तो ऐसे डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट, ठीक है। दूसरा होता है इसका अपोजिट नॉन इम्प्लिसिट, वो वैल्यू से डिक्लेयर नहीं होता है, हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो लेकिन ये पाइथन में एक एडवांटेज है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को असाइन वैल्यू किया, तो वो उसी टाइप का बन जाएगा। अगर आप लिखोगे x इज इक्वल टू ट्रू, x इज इक्वल टू TRUE, तो ऑटोमेटिकली ये एक्स बुलियन बन गया, बुलियन टाइप बन गया, ठीक है। तो जिस टाइप का वैल्यू हम इसको असाइन करते हैं वेरिएबल, वो उसी टाइप का बन जाता है। दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट इन पाइथन। सो पाइथन वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज असाइनड ए वैल्यू, तो उसको डिक्लेयर करने की जरूरत होती है। तो दैट्स अगेन द ट्रू। इन पाइथन वेरिएबल में बी असाइन द वैल्यू ऑफ वन टाइप एंड देन लेटर असाइनड अनदर वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स आपने ट्रू दे दिया, आपने इसको इस्तेमाल किया,
मैं यहाँ लिखता हूँ ये, जैसे हमने एक्स इक्वल टू दे दिया, हमने उसको इस्तेमाल किया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स को हम फिर से नया वैल्यू दे सकते हैं 10, नो इशू, इसमें कोई एरर नहीं है। आपने पहले एक्स को ट्रू दे दिया, फिर आपने काम कर दिया, फिर एक्स को फिर से आपने वैल्यू दे दिया। सो यहाँ पर बताता है इन पाइथन ए वेरिएबल मे बी असाइन्ड ए वैल्यू ऑफ वन टाइप, आपने एक टाइप दे दिया, क्या दे दिया, बोलियन दे दिया यहाँ पर, एंड देन लेटर यू कैन असाइन ए डिफरेंट टाइप, तो हमने उसके बाद इसको इंटीजर दे दिया। तो हम इसको कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होता है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू असाइन्ड टू दैट वेरिएबल, सो दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। जैसे फोर डेटा टाइप है, उसका क्या है 14.2 है, वो क्या मतलब, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका फ्लोट है। अगर 89 है खाली, उसका मतलब है इंटीजर है। अगर किसी का वैल्यू आपने दे दिया ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है, ये बूल है, याद रखना। यहाँ पर पाइथन में अगर बूलियन वैल्यू है तो उसके वजह से वो बूल बन जाता है। बूल का मतलब क्या है, बूलियन बन जाता है। अगर आपको कोई भी चीज़ मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, आउटपुट निकालना है स्क्रीन पे, उसके लिए प्रिंट फंक्शन होती है पाइथन में। ठीक है, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव। हाँ, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, इसमें अगर आपने स्मॉल में लिखा तो स्मॉल का ही आपको आगे इस्तेमाल करना है, अगर कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में ही वेरिएबल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब है कि हम इसका जो कोडिंग आपने लिखी है, कोई भी प्रोग्राम जिसने लिखा है, हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अगर आपने प्रोग्राम एक हार्डवेयर पे आपने लैपटॉप पर लिखा लिखा उसको बनाया, ये पाइथन प्रो आप किसी भी हार्डवेयर में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इंट, फ्लोट, एसटीआर क्या होता है, स्ट्रिंग, बूल क्या होता है, बूलियन, ये है डेटा टाइप्स। हमारे पास जो डेटा टाइप्स है, बेसिक डेटा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ पाइथन में बेसिक टाइप डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, तो यू हैव टू आंसर इंट मीन्स इंटीजर, फ्लोट इज द मतलब डेसिमल वैल्यू, स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू, और नेम इज अ स्ट्रिंग, एंड boolean, these are the basic data types in python, so these are called the data types. Operator that gives the remainder, तो मैंने बताया परसेंट इज द मॉड्यूलस, जिससे हमें रिमाइंडर आंसर निकल जाता है। तो इज यूज टू डिवीजन एंड डिस्कार्ड्स द फ्रैक्शनल पार्ट, अब तो आपको पता होगा फॉरवर्ड दो स्लैश जो होते हैं वो डिस्कार्ड करते हैं पॉइंट का वैल्यू। एक्सपोनेंट कैसे लिखते हैं, स्टार स्टार का एक्सपोनेंट होता है। यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं पाइथन में, एक तो मैंने बताया आपको सिंगल लाइन, सिंगल लाइन क्या क्या होता है, हैश, और उसके बाद मल्टी लाइन, मल्टी लाइन से हम सिंगल कामा और डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे मल्टी लाइन बना। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो हैश, यहाँ पर सिंगल ये है, कामा, उसके बाद लास्ट में डबल कोट्स लगाने हैं। तो अगर मैं कोई यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ माई प्रोग्राम, दिस इज़ माई प्रोग्राम, तो अगर मुझे ये लाइन कहाँ पर लिखनी है, ये ना ये पाइथन में, ठीक है, इसको मुझे ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको हैश लगाता हूँ आगे। हैश से क्या होता है, ये कमेंट लाइन बन जाती है, अब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर मुझे यहाँ से, जैसे मुझे 14 नंबर से 16 नंबर से सबको कमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, दो तरीके हैं। आप उसको डबल कोट स्टार्टिंग में दे दीजिए, जैसे यहाँ पर इसको मैं डबल कोट दे दिया, तो लास्ट में यहाँ तक, जैसे यहाँ तक करना है, यहाँ पर दो बारी डबल कमेंट देने हैं, ठीक है, डबल काउंट। तो इससे क्या बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये कमेंट लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है, तो दैट मीन्स कि ये लाइन अगर आपने प्रोग्राम में लिखी है, पाइथन प्रोग्राम में, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। या दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सिंगल कामा भी वहाँ से दे सकते हैं, सॉरी सिंगल कामा, और लास्ट में आपको इसको डबल ये नहीं, ये डबल कोट देने पड़ेंगे एक बार ही। तो अगर आपने सिंगल कामा दे दिया यहाँ, या डबल कोट यहाँ दे दिए, तो ये सब के सब, अगर आपने पाइथन प्रोग्राम में ये लिखा है तो ये सब का सब कमेंट बनता है। तो हमारे पास कमेंट बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट है, दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कैसे बनाते हैं, हैश से। मल्टी लाइन कैसे बनाते हैं, या सिंगल कॉमा या डबल कॉमा लास्ट में, यहाँ डबल कोट स्टार्टिंग में और लास्ट में दो बार ही डबल कोट क्लोज करना है, ठीक है। तो ये दो बारी इस तरह से क्लोज है, ठीक है। तो क्लोज करने के दो तरीके हैं, ठीक है, सिंगल कोट या डबल डबल कोट, या सिंगल डबल कोट और दो बारी डबल कोट क्लोजिंग। तो इस तरह से क्या बन जाता है, ये मल्टी लाइन सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाते हैं।
अच्छा, पाइथन में इडली किसको बोलते हैं? IDLE, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसके ज़रिए से आप अपना प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं। आपके पास एडिटर आता है आपके सामने में, जिसको हम LD कहते हैं। A dash is a name, memory, location that stores data whose value may change during the program execution, उसको हम क्या बोलते हैं? अब जो वेरिएबल की डेफिनेशन है, जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है? ये जो 10 है ये रैम में चला गया, उस मेमोरी लोकेशन का नाम है x। x इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ रैम वेयर 10 गेट स्टोर्ड। एस हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 10, ठीक है, मैथ में इट इज़ ओके। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो वैल्यू स्टोर होता है वो रैम में स्टोर होता है। रैम में किस जगह? मेमोरी लोकेशन पे। उस मेमोरी लोकेशन का नाम जो होता है वो x बन जाता है। x इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन where data is stored and this in the memory can be changed, हम 100 बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ए वेरिएबल, यहाँ पर कैरेक्टर फिल इन द ब्लैंक्स के आगे क्या लगेगा? वेरिएबल। ए वेरिएबल इज a named memory location that stores data and whose value may change ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। इसका अपोजिट होता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का वैल्यू चेंज एग्जीक्यूशन में नहीं होता है, ठीक है। एक्स इज ए वेरिएबल and it points the value 100 and 100 is stored where? In the RAM। रैम में किस जगह स्टोर है उस मेमोरी का लोकेशन का नाम जो है वो x लग जाता है। x जो वेरिएबल होता है एक्चुअली हम उसको प्रोग्रामिंग में इस तरह से डिफाइन करते हैं। आई होप यू गॉट इट। ए डैश डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा। हाँ, टाइप ऑफ डेटा आपको उसका मतलब क्या है प्रोग्राम में? ए टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जैसे 100 क्या है? ये इंटीजर है, तो मैं इसके अंदर 0.90 लगा दिया, अब ये फ्लोट बन गया, तो दिस इज़ अ डेटा टाइप। इससे क्या बन जाता है? डेटा टाइप डिफाइन होता है। व्हाट दैट्स कॉल्ड द डेटा टाइप इन द प्रोग्रामिंग। प्लस ऑपरेटर, प्लस क्या करता है? जैसे हमें एडिशन करता है, ठीक है। एडिशन किस में करता है? न्यूमेरिक वैल्यू को। लेकिन अगर वैल्यूज़ आपके पास स्ट्रिंग होंगे, अगर वैल्यूज़ आपके पास स्ट्रिंग होंगे, उस टाइम प्लस क्या करेगा? वो ऐड नहीं करेगा, उसके वक्त वो कॉन्कैटिनेशन करेगा, उन दोनों को ऐड करेगा। जैसे कैसे, मैं आपको नीचे से एक एग्जांपल के ज़रिए से डिफाइन करता हूँ। तो अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू डबल कोट्स में BHS, तो x का वैल्यू BHS क्या है? ये स्ट्रिंग है। y इक्वल टू हमने लिखा स्कूल, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस y। x इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, ये एडिशन नहीं करेगा, लेकिन आप प्लस क्या काम करेगा? इनको मिलाने का काम करेगा, कॉन्कैटिनेशन करेगा। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपको BHS स्कूल। तो दिस इज व्हाट इन केस ऑफ द स्ट्रिंग। इन केस ऑफ द स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है? एज ए कॉन्कैटिनेटर, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन करता है। प्लस इज ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स इट इज़ अ कॉन्कैटिनेशन। अच्छा, अगर आपने किसी प्रोग्राम में रिमूव एरर किए, आपने रिमूव एरर ख़त्म किए, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उसको आपने एरर निकाला। इन टर्मिनोलॉजी दैट्स कॉल्ड डिबगिंग। बग इज़ एन एरर। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, उसका मतलब है आपके पास प्रोग्राम में बग है। तो अगर आपको डिफाइन किया, कहा, बताया जाएगा डिफाइन द बग, तो बग इन प्रोग्रामिंग, बग मीन्स एरर इन ए प्रोग्राम। अगर आपने फिर इस बग को रिमूव किया, करेक्ट किया, तो उसको बोलता है हमने डिबगिंग की, हमने प्रोग्राम से एरर हटाया। IDE जो आपका स्क्रीन आता है पाइथन का पहला स्क्रीन, उसको हम IDLE आता है या IDE आता है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड इन एनवायरनमेंट। डैश मेक्स ए प्रोग्राम ईजर टू अंडरस्टैंड। अगर हम प्रोग्राम में साथ साथ कमेंट्स भी लिखेंगे इंग्लिश में, तो फिर उससे हमें क्या पता चलेगा कि आपने जो कोड लिखा है उसका इस्तेमाल आपने क्या किया है, तो वो उसके लिए इस्तेमाल किया है। दैट्स यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ये जो कमेंट्स होते हैं बहुत सारा इस्तेमाल होता है, हम प्रोग्राम के बारे में इसके अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हैश से लिखते हैं या सिंगल कोट डबल कोट से लिखते हैं, तो उसे हमें एक प्रोग्राम को डिफाइन किया जाता है। तो इससे हम बोलते हैं कमेंट्स आर द बेस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। प्रोग्राम को समझने के लिए आपने कोड क्या क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए साथ साथ हम डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। तो किससे करते हैं? कमेंट से। कमेंट से हमें ईजिली डॉक्यूमेंटेशन
होती है। सो डैश रेफर्स टू द ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स, प्रोग्राम में कोड ऑफ लाइन्स कैसे लिखने हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं तो वो हमें पता हो, जैसे हमें फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कोई बात करनी है तो हमें पता होना चाहिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये कैसे प्रेजेंट पास्ट इस्तेमाल करना है, सो क्या करना है, तो वो रूल्स ऑफ ग्रामेटिक्स है। तो ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ हेयर कॉल्ड होता है सिंटैक्स। अगर आपको लाइन ऑफ कोड लिखना है तो कैसे लिखना है, उसका कैरेक्टर फॉर्म क्या है, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स इज द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।